आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 148। ठीक है, उससे पहले तो हमने पढ़ लिया था ना। ओके, इस पार्ट में हम क्या पढ़ रहे हैं? किसानों की दुर्दशा के बारे में। ठीक है, और इसमें जो किसान की दुर्दशा हुई है उसके बारे में बताया जा रहा है ना। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि साहूकारों ने क्या किया था, उनके जो लठैत थे, लाठी चलाने वाले, उनके कारिंदे थे, नौकर थे, उन्होंने क्या किया था, किसान के बेटे को लाठी से पीट पीट कर मार दिया था। क्यों मार दिया था? क्योंकि उसने क्या किया था, किसान के ऊपर होने वाले अत्याचार और अन्याय का विरोध किया। ठीक है ना, इसलिए क्या किया, उसके बेटे को लाठियों से पीट पीट कर मार दिया गया। आगे हम पढ़ रहे हैं कि बिका दिया घर द्वार, महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी। जो महाजन था, जिसने किसान को कर्जा दिया था, उसने क्या किया, अपने धन का ब्याज लेने के लिए, ठीक है, अपना धन और ब्याज लेने के लिए किसान का घर, उसकी संपत्ति आदि को नीलाम कर दिया। ठीक है, और उसको घर से बेघर कर दिया। महाजन ने ना ब्याज की कौड़ी छोड़ी, और उसने अपने धन के ब्याज की एक एक पाई, ठीक है, उसकी एक एक पाई उसने किसान से ले ली। और ये अन्याय और अत्याचार करते हुए उस महाजन को उस किसान पर इतनी सी भी दया नहीं आई। ठीक है, रह रहे आंखों में चुपती वह कुर्क हुई बर्दों की जोड़ी। कुर्क मतलब क्या है? नीलाम। ठीक है, और बर्द क्या है? बैल। किसान को रह रहे आंखों में चुभती है। जब भी किसान को अपने बैलों की याद आती है तो उसकी आंखें जो है वेदना से भर जाती है, कष्ट और पीड़ा से भर जाती है कि कैसे कैसे महाजन ने उसके प्रिय बैलों की जोड़ी को, उसके जो बैल थे क्या थे? बहुत प्रिय थे, उसको देखते देखते, किसान के देखते देखते नीलाम कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को इन 4 लाइनों में? ठीक है, अच्छा बताओ, महाजन ने इस किसान का घर द्वार क्यों बिका दिया? किसान ने उससे कर्जा लिया था। हाँ, कर्जा लिया था। उस कर्जे को और उसके ब्याज, उस कर्जे का जो ब्याज है उसको चूकने के लिए, उसको वापस लेने के लिए उसने क्या कर दिया, उसका घर द्वार बिका दिया। लेकिन अपने धन की ब्याज जो था, ब्याज भी, धन के साथ ब्याज भी जो था, उसकी भी एक एक पाई, मतलब एक पैसा उसके पास नहीं छोड़ा। ठीक है ना, उसके लिए चाहे उसने उसका उस चीज के लिए, मतलब एक पैसा न छोड़ने के लिए महाजन ने क्या किया, पहले तो उसको घर द्वार को बेच दिया। ठीक है, फिर पैसा कम पड़ा तो उसके जो प्रिय बैल थे उसको भी नीलाम करके उससे भी पैसा वसूल कर लिया। ठीक है, आगे है उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। उजरी, उजरी किसान के पास एक गाय थी जिसका नाम था। ठीक है, वो गाय सफेद थी तो किसान उसको उजरी कह के बुलाता था। तो यहाँ पर कवि कह रहा है कि उजरी उसके सिवा किसे का पास दुहाने आने देती। जो किसान की गाय थी वो किसान के अलावा किसी और दूसरे को अपने पास दुहाने मतलब दूध निकालने के लिए आने नहीं देती थी। ठीक है, वापस देख लो कि किसान के पास जो गाय थी जिसका नाम उजरी थी, वो किसान के अलावा अन्य किसी दूसरे को अपने पास दूध निकालने के लिए आने नहीं देती थी। ठीक है, यह आंखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। आज भी किसान की आंखों में वो उसका सुखमय संसार नाचा करता है, जो कि महाजन के क्रूर अत्याचारों के कारण उजड़ गया, नष्ट हो गया। ठीक है, आ गया समझ में आपको? यहाँ तक समझ में आ गया? जवाब दीजिए सबको। आयुष, आयुष समझ में आ गया आपको? यस मैम। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लिया करो। ठीक है ना, एक बार ये 2 लाइन वापस बता दो नीचे।
यहाँ पर कवि कह रहा है कि यह आंखों में नाचा करती, यानी कि किसान की आंखों में आज भी उसका जो सुखमय संसार था, ठीक है, पहले उसका संसार क्या था, सुख से परिपूर्ण था, वो आंखों में नाचा करता है, मतलब उसको अपने सुखमय संसार की याद आती है, जो कि उजड़ गया, मतलब सुख की खेती, मतलब जो कि क्या हुआ, उस महाजन के क्रूर अत्याचारों और अन्यायों के कारण आज उजड़ गया, नष्ट हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, आगे कह रहे हैं कि बिना दवा दर्पण के घरनी, घरनी मतलब पत्नी, ठीक है, उसकी जो किसान की जो पत्नी थी वो बिना दवा दर्पण के, मतलब बिना दवा दारू के, ठीक है, बिना दवाइयों के, स्वर्ग चली मतलब मर गई। आंखें आती भर, आज ये सोचकर, अपनी पत्नी की याद करके, उसको सोचकर किसान की जो आंखें हैं वो आंसुओं से भर जाती है। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि देख देख के बिना दूध मुही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। जब उसकी पत्नी चली गई, ठीक है ना, तो देखभाल के अभाव में, देखभाल के अभाव में, और उसकी जो बिटिया थी वो दूध पर आश्रित थी, माँ के दूध पर आश्रित थी, तो वो भी क्या हुई, 2 दिन बाद ही मर गई। ठीक है, इसको हम ऐसे कहेंगे कि किसान की दूध पर आश्रित छोटी सी बेटी देखभाल के अभाव में 2 दिन बाद ही मर गई। ठीक है, आगे समझ में? बोलिए, पहली 2 लाइन एक बार समझा दो। बिना दवा दर्पण के घरनी, स्वर्ग चली आंखें आती भर, यानी कि बिना दवाइयों के किसान की पत्नी स्वर्ग चली मतलब मर गई, उसको दवाइयां नहीं मिली तो वो मर गई। आंखें आती भर, ये सोचकर किसान की आंखें आंसुओं से भर जाती है। ठीक है, फिर देख रेख के बिना दूध मुही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। किसान की जो बेटी थी वो दूध पर आश्रित थी और देखभाल के अभाव में, मतलब उसकी पत्नी के चले जाने के बाद उसकी देखभाल नहीं हो सकी और वो भी 2 दिन बाद मर गई। आगे समझ में? ठीक है, सबके समझ में आ गया? यस मैम। ओके, जवाब दे दिया करो, जवाब देने में इतना टाइम मत लगाया करो। अब आगे कह रहा है कवि कि घर में विधवा रही पतोहू, पतोहू मतलब उसकी पुत्र वधू। अब किसान का बेटा मर गया, किसान की पत्नी मर गई, किसान की बेटी मर गई। ठीक है, तो वो कह रहा है कि अब किसान के घर में सिर्फ उसकी जो विधवा पुत्र वधू थी वो शेष बची थी। ठीक है, घर में विधवा रही पतोहू मतलब कि किसान के घर में अब सिर्फ उसकी विधवा पुत्र वधू शेष बची थी। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि लक्ष्मी की यद्यपि पति घातीन, गांव के जो लोग थे, ठीक है, उस समय समाज के जो लोग थे वो उसकी पुत्र वधू को पति की हत्या का कारण मानते थे कि भाई पत्नी ऐसी आई है कि इसका बेटा मर गया। पहले के विश्वासी लोग क्या थे, अगर मान लो कोई घर में आता है कुछ बुरा हो जाता तो उसकी सारी जिम्मेदारी उस पर डाल देते थे। तो उसकी जब उसकी पुत्र वधू आई तो लोगों ने क्या किया, इसके ऐसे पैर पड़े घर में कि इसका बेटा मर गया। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, यद्यपि पति घातिन, गांव के जो लोग थे उसको पति की हत्या का कारण मानते थे, लेकिन किसान के लिए वो लक्ष्मी के समान थी। ठीक है, किसान के लिए वो घर की लक्ष्मी के समान थी। फिर आगे कह रहा है कि पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। उस पर भी, अब उसकी जो विधवा पुत्र वधू थी उसको भी जो कोतवाल था, थानेदार था, उसकी बुरी नजर उस पर पड़ गई और उसने उसको थाने में बुला लिया और उसको अपनी वासना का शिकार बना लिया। ठीक है, ये सारी बातें बताएंगे कि पकड़ मंगाया कोतवाल ने, उस विधवा पतोहू पर भी थानेदार की बुरी नजर पड़ गई और उसने उसको थाने में बुला लिया और उसको अपनी वासना का शिकार बना लिया। और फिर जो पुत्र वधू थी डूब कुएं में मरी एक दिन, और वो लाज के मारे, शर्म के मारे वो भी कुएं में डूबकर मर गई।
ठीक है, यानी कि किसान की कितनी करुणा भरी, कितनी दर्दनाक कहानी है ये। आई ना बात समझ में? ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि खैर पैर की जूती जोरू न सही एक दूसरी आती। लेकिन उस समय के जो लोग थे वो अपनी पत्नी को पैर की जूती के समान समझते थे। जोरू मतलब क्या है? पत्नी। तो यहाँ पर कवि कह रहा है कि जब किसान की पत्नी मरी, ठीक है ना, खैर पैर की जूती जोरू, जब किसान की पत्नी मरी तो वो चीज उसके लिए इतनी कष्टदायक नहीं थी। आई बात समझ में? खैर पैर की जूती जोरू मतलब क्या बोल रहा है कि जब किसान की पत्नी मर गई थी बिना दवाइयों के अभाव में, जब किसान की पत्नी मर गई थी तो पत्नी का मरना किसान को कष्टदायक नहीं लगा, मतलब ज्यादा कष्टदायक नहीं लगा, क्योंकि उस समय यदि एक मर गई तो दूसरी आ जाती थी। आई बात समझ में? वही एक न सही एक दूसरी आती, उस समय यदि एक मर जाती थी तो दूसरी आ जाती थी, इसलिए वो इतना पीड़ादायक या कष्टदायक नहीं था। ठीक है, पर किसान ने दूसरी शादी नहीं की थी। लेकिन फिर कह रहा पर जवान लड़के की सुझकर सांप लौटते फटती छाती, लेकिन जब भी उसको अपने जवान बेटे की मृत्यु की याद आ जाती कि उसको साहूकार ने मतलब कितनी निर्ममता से मरवाया था, कितनी निर्दयता से मरवाया था, तो उसकी छाती पर सांप लौटने लगते और वो अत्यंत दुख से, अत्यंत पीड़ा से, अत्यंत कष्ट से भर जाता। आगे बात समझ में? देखो सांप लौटना क्या है? मुहावरा है। आया बात समझ में? ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आगे किसान घर के पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती। जब किसान को अपनी पिछले सुख की याद आती है, जब उसका घर वैभव से और परिवार से भरा पूरा था और वो बहुत सुखी था, ठीक है ना, वो कह रहा है कि पिछले सुख की स्मृति आंखों में, जब भी किसान को अपने पिछले सुख की याद आती है, ठीक है, पिछला सुख क्या? जब उसका घर परिवार पूरा था, उसके पास पैसे की कमी नहीं थी, तो क्षण भर के लिए उसकी आंखों में एक प्रसन्नता की चमक आ जाती है और वो आनंदित हो जाता है। ठीक है, क्या कह रहा है? क्षण भर एक चमक लाती, मतलब तो क्षण भर के लिए यानी कि एक पल भर के लिए उसकी आंखों में प्रसन्नता की चमक आ जाती और वो आनंदित हो जाता, सिर्फ क्षण भर के लिए। तुरंत शून्य में गड़ वह चितवन, तीखी नोक सदृश्य बन जाती। लेकिन जैसे ही वो गहरे चिंतन में डूब जाता, इस लाइन का अर्थ है, ठीक है, थर्ड लाइन का अर्थ, लेकिन जैसे ही वो गहरे चिंतन में डूब जाता, ठीक है ना, तो उसकी आंखें किसी शून्य में गड़ जाती, मतलब अर्थात उसकी आंखों में निराशा, उदासी, कष्ट दिखाई देता। ठीक है, क्या कह रहा है वो? लेकिन जैसे ही किसान गहरे चिंतन में डूब जाता तो उसकी आंखें किसी शून्य में गड़ जाती, अर्थात उसकी आंखों में सिर्फ उदासी, निराशा, कष्ट, घोर पीड़ा, दर्दनाक कहानी नजर आती और वो सब तीखी नोक सदृश बन जाती, मतलब उसको फिर एक एक करके अपने सारे कष्ट याद आने लगते हैं। उसका घर परिवार कैसे नष्ट हुआ वो सारी बातें याद आने लगती और ये कष्ट किसी तीखी नोक के समान, ठीक है, तीखी नोक के चुभने के समान अत्यंत दुखदाई, अत्यंत कष्टदायी किसान को लगने लगता। आगे बात समझ में सबके? ठीक है, अर्थात यहाँ पर क्या है, किसान अपने दुख में, अपने जो उसका एक एक करके सब कुछ नष्ट हो गया उसको याद करके, ठीक है ना, घोर निराशा में डूब जाता, क्योंकि उसके पास अब कुछ बचा ही नहीं था, ना घर था, ना परिवार था, ना कुछ कोई सुख संपत्ति थी, ना उसकी खेती थी, ना उसके पास बैल थे, ना उसके पास गाय थी, ठीक है ना, तो मतलब कितने कष्टों से किसान गुजरा। ठीक है, कौन कौन से कष्टों से किसान गुजरा, बताओ, कौन बताएगा? उसको क्या क्या कष्ट झेलने पड़े?
किसान एक तो उसका खेत बिक गया और मतलब उसके बैल भी चले गए, हाँ। उसकी गाय भी बेच दी गई, हाँ। और उसके बेटे को भी मार दिया गया, उसकी बीवी बिना दवाई लिए ही मर गई, हाँ। उसकी बेटी की भी मृत्यु हो गई, हाँ। और फिर उसकी बहू ने भी आत्महत्या कर ली। हाँ बिल्कुल, है ना। ठीक है, इतने मतलब उसके सामने, ये सब कुछ उसके सामने घटा। उसके बेटे को उसके सामने मारा गया। अब तुम सोचो कि यदि किसी की भी, चाहे बेटा किसी का भी हो, चाहे किसान हो, चाहे अमीर हो, गरीब हो, किसी का भी हो, यदि उसके माँ बाप के सामने उसके बेटे को बड़ी निर्दयता पूर्वक, बड़ी निर्ममता से उसके ऊपर चोट की जाए, ठीक है, प्रहार की जाए, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि उस बाप के हृदय पर, उस पिता के हृदय पर, मतलब वो कैसे उस चीज को आंखों के सामने देख कर सहन कर पाता होगा। ठीक है ना। अपनी एक छोटी सी चीज खो जाती है तो हम बड़े दुखी होते हैं, लेकिन उसके सामने के सामने उसके घर को बेच दिया, उसकी खेती को बेच दिया, उसके पास जो बैल थे उसको बेच दिया, उसकी गाय थी, सब एक एक करके उसके पास से चले गए। यहाँ तक कि धन संपत्ति तो गई, उसके परिवार के सदस्य थे वो भी चले गए। ठीक है ना। उसकी पत्नी मर गई, उसके बाद उसकी बच्ची मर गई, फिर उसकी पतोहू, उसके पुत्र वधू के साथ भी कितना कष्टदायक, कितनी दर्दनाक स्थिति हुई कि उसको भी कुएं में डूबकर मरना पड़ा, उसको भी आत्महत्या करनी पड़ी। तो ये सब चीजें जब किसान को याद आती है तो क्या होता है, एक तो जो उसकी आंखें जो है वो शून्य में गड़ जाती है, आंखों में सिर्फ शून्य के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, और एक एक करके उसको सारे कष्ट याद आते हैं, कैसे कैसे उसका क्या क्या चीजें नष्ट हुई, और वो अत्यंत दुख से भर जाता है। ठीक है, चलिए बाय सबको। थैंक यू मैम। ओके बेटा। थैंक यू मैम।